हेलो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स। और एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स में हम टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कर चुके थे और आज हमारा टॉपिक होगा जनरल रिफॉर्म। तो आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल या फिर लैंड रिफॉर्म्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें टॉपिक शुरू करना है जनरल रिफॉर्म्स। Well, the very first point in general reform is the expansion of irrigation facilities. देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने इरिगेशन को बढ़ाने के लिए कई सारी फैसिलिटीज़ स्टार्ट करी। कुछ उसमें से मेजर प्रोजेक्ट थे, कुछ माइनर प्रोजेक्ट थे, जैसे कि कई सारी कैनाल्स बनाना, डैम्स बनाना, पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करना, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। ना प्रोविजन ऑफ क्रेडिट मीन्स कि फार्मर्स को लेस इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट का अमाउंट अवेलेबल कराना, और इसके लिए गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डेवलप करी, रीजनल रूरल बैंक डेवलप किए, सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलप किया, जो कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं फार्मर्स को जब उन्हें मीडियम या फिर स्मॉल टर्म लोन चाहिए होता है। वो फार्मर्स को लेस कंसेशनल रेट पर, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट पर वो लोन फार्मर्स को अवेलेबल कराते हैं। थर्ड पॉइंट इज रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट जो है पूरी कंट्री में ही बनाया गया, और इसका काम ये था कि ये फेयर प्राइस पे जो किसानों का प्रोडक्ट है, किसानों का प्रोडक्ट फेयर प्राइस पे बेचने की कोशिश करे, और फार्मर्स और डीलर के बीच में जो मिडिल मैन है उन मिडिल मैन को एग्जेम्प्ट किया जा सके। ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट का एक और फैसिलिटी ये हुई किसानों को कि उन्हें टाइमली पेमेंट मिलना शुरू हुआ। तो रेगुलेटेड मार्केट के दो काम हमारे लिए मेन थे। एक ये था कि जो फार्मर का प्रोडक्ट है वो उसका फेयर प्राइस अवेलेबल कराना, दूसरा था टाइमली पेमेंट कराना, और थर्ड वन था मिडिल मैन को एग्जेम्प्ट कराना। ठीक है। फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। वेल, फार्मर्स जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल कराना, उस प्रोडक्ट के लिए मार्केट खोजना, किसान के फेवर में उसके प्राइस सेटल कराना, और ज़रूरत पड़ी तो स्टोरेज की फैसिलिटी किसान को अवेलेबल कराना। ये सारे काम किए कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी ने। कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग सोसाइटी इससे अलग थी। कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग सोसाइटीज़ का काम था किसानों के लिए फाइनेंस अवेलेबल कराना, और मार्केटिंग सोसाइटीज़ का काम है किसानों के लिए मार्केट अवेलेबल कराना। जो भी किसान प्रोडक्शन कर रहे हैं उस फार्म प्रोडक्ट के लिए वो कहाँ बेचेंगे, उसका रीजनेबल प्राइस क्या होगा, और प्राइस बचा रहे, उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़े, कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, इसलिए स्टोरेज की फैसिलिटी अवेलेबल कराना। ये सब काम थे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी के। देखिए, फिफ्थ पॉइंट है इसमें प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी मीन्स किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और किसानों को उनके फार्म प्रोडक्ट का कुछ मिनिमम तो मिले, इसीलिए एमएसपी डिक्लेयर करना, और गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर करती है। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट सभी क्रॉप्स के लिए एमएसपी डिक्लेयर नहीं करती, केवल कुछ ही क्रॉप इसके लिए एक्चुअली में इस ब्रैकेट के अंदर आ पाती हैं। एमएसपी का फ़ायदा ये होता है कि जब कभी भी फार्म प्रोडक्ट का, यानी जो किसान उपज पैदा कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन है, जब वो कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसकी डिमांड सप्लाई ज़्यादा होने से उसके प्राइस कम हो जाते हैं, और उस कंडीशन में गवर्नमेंट फार्मर को बचाना चाहती है कि उसके से जो फार्म प्रोडक्ट, उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन बहुत कम रेट पे ना बिके, किसान को कुछ ना कुछ तो मिले। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखती है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म और ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो हमारे एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स थे इनके क्या क्या हमें फ़ायदे मिले। नंबर वन इज स्प्रूट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। स्प्रूट मीन्स अ सडन इंक्रीज। तो ये सारे रिफॉर्म लाने के बाद हमारे जो
फार्म प्रोडक्शन था, उस फार्म प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, और इससे पहले एग्रीकल्चर का सिस्टम जो था वो सब्सटेंशियल फार्मिंग था, यानी कि किसान ज़्यादातर जो उगाते थे वो अपने खाने के लिए उगाते थे। लेकिन यहाँ से किसानों ने जो है कॉमर्शलाइजेशन को अपनाया, क्योंकि एक सरप्लस अमाउंट को वो प्रोडक्शन कर पा रहे थे। दूसरा, हमारी जो एग्रीकल्चर था, इंडियन एग्रीकल्चर, वो एक लंबे समय से जो स्टैग्नेंट चला। स्टैग्नेंट मतलब कि बहुत लंबे समय से जो उसमें प्रोडक्शन था, वो टोटल प्रोडक्शन बहुत ही कम या ना के बराबर चल रहा था। ठीक है, लेकिन उसमें जो है जंप देखने को मिला, वो स्टैग्नेंट रेट को हमने तोड़ दिया, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की ज़्यादा बढ़ी। सेकेंड वन इज राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे आई तो टेक्नोलॉजी ने सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन के बीच का गैप हटा दिया, कम से कम किया, हटाया तो नहीं लेकिन कम से कम किया। ज़्यादा फसलें हम उगाने लगे, डबल क्रॉपिंग या फिर मल्टीपल क्रॉपिंग देखने को मिली। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो सका। तो इससे हुआ यह है कि जो कल्टीवेशन था फार्मर्स का, वो कल्टीवेशन वो ज़्यादा कर पाए और ज़्यादा ज़मीन को वो बो पाए। नेक्स्ट वन इज शिफ्ट फ्रॉम सब्सटेंशियल फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि इससे पहले किसान जो है सिर्फ अपने लिए ही खाने के तक ही सीमित थे, उतना ही वो उगा पा रहे थे। लेकिन अब जो है जो सरप्लस होना शुरू हुआ, उस सरप्लस से फार्मिंग में उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन देखने को मिला, यानी अब किसानों ने जो फार्म प्रोडक्ट है उसे बेचना शुरू किया और अपनी अर्निंग करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट वन इज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक। देखिए, बहुत दिनों तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को जो है एक बस सब्सटेंशियल अर्निंग, यानी कि सिर्फ वो अपनी लिवलीहुड चलाने के लिए, अपनी केवल जीविका चलाने के लिए ही हम कमा सकते हैं, इस तरीके से देखा गया था। लेकिन जैसे फार्मिंग में ये नई टेक्नोलॉजी आई, फार्मिंग में नए रिफॉर्म्स आए, तो फार्मिंग में भी लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हुआ और इसे एक कॉमर्शियल वेंचर के रूप में देखा जाने लगा। फिफ्थ वन इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। देखिए, जब सरप्लस क्रॉप प्रोडक्शन का सरप्लस हुआ तो हमने उससे अपना बफर स्टॉक रखना शुरू किया। बफर स्टॉक वो स्टॉक होता है जो गवर्नमेंट अपने पास रखती है, सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। ये जो सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन होता है, इसे गवर्नमेंट खरीदती है और अपने पास स्टॉक में रखती है। तो हम फूड ग्रेन प्रोडक्शन में हमने सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव किया। अब हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर इज द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वन लिमिटेशन इज लिमिटेड क्रॉप। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो, या फिर हम ये कहें कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए तो, लेकिन जिन क्रॉप्स को उन्होंने कवर किया वो क्रॉप्स बहुत ही कम थी। ज़्यादातर जिन क्रॉप्स को कवर किया वो थी वीट और राइस। लेकिन बहुत सी दालें, ज़्यादातर सभी दालें कॉमर्शियल क्रॉप्स जैसे कि जूट, कॉटन, टी, इसके ब्रैकेट से बाहर रह गई। ठीक है, और इनमें प्रोडक्शन आज भी कोई खास डेवलप नहीं हुआ। सेकेंड वन इज अनइवन स्प्रेड। अनइवन स्प्रेड मीन्स, देखिए, जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसका अच्छा इम्पैक्ट हुआ है हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और वेस्टर्न यूपी में। लेकिन जो ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर एरिया और उड़ीसा, उसमें इसका कोई भी सिग्निफिकेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला वहाँ। यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो हमारी कंट्री के कुछ रीजन में हुआ है और कुछ रीजन में नहीं हुआ। इससे रीजनल इम्बैलेंस हुआ है। ठीक है, ये इसका सेकेंड लिमिटेशन है। थर्ड वन इज लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। देखिए, जो HYV सीड की टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी के लिए जो है नए मेथड, नई टेक्नोलॉजी और एक कैपिटल रिक्वायरमेंट की थी। लेकिन जो छोटे और मार्जिनल मीडियम फार्मर्स हैं, वो इस टेक्नोलॉजी को ले पाने के लिए उनके पास पैसे या कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उनके पास उतनी पूंजी, उतना पैसा नहीं था जो इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी सभी तक नहीं पहुंच पाई, केवल उन्हीं बड़े किसानों तक पहुंच पाई है जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा या कैपिटल थी इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने की। ठीक है। फोर्थ वन इज इकोनॉमिक डिवाइड। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर रीजन में नहीं डेवलप हुआ, हर रीजन में डेवलप नहीं हुआ और ऑल द फार्मर्स इसमें कवर नहीं हो पाए।
तो इससे हुआ यह है कि जिन फार्मर्स के पास फैसिलिटी थी वो और ज़्यादा डेवलप हो पाए, और जिन फार्मर्स के पास फैसिलिटी नहीं थी वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए। ठीक है, तो इससे रिच और पुअर के बीच में जो है और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला। पॉवर्टी जिनके पास थी उनके लिए पॉवर्टी और बढ़ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को आई, जिनके पास पैसे या कैपिटल नहीं थे उन्होंने डेब्ट यानी कि लोन लेना शुरू किया, और वो एक विशियस सर्कल इनडेप्टनेस में फंस गए। अल्टीमेटली इनडेप्टनेस ही है जो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब में किसानों की सुसाइड का मेन रीज़न है। तो ये भी इससे एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिली। देखिए, धीरे धीरे करके हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार वापस से ओवरव्यू देखते हैं पूरे चैप्टर का। ठीक है, आज ही चैप्टर हमारा एग्रीकल्चर पूरा हुआ है इस बुक में, और जल्दी हम ये बाकी भी कंप्लीट करेंगे। नोट्स एक्सप्लेनेशन के साथ बताए गए हैं, तो नोट्स बनाने की अपनी फेयर कॉपी में कीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट था इसमें हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट था फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। थर्ड वन इज प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। एग्रीगेरियन रिफॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज टेक्निकल रिफॉर्म, नंबर 2 इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, नंबर 3 इज जनरल रिफॉर्म, देन इज अचीवमेंट ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म एंड लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।